नाज़रीन, जमहूरी मुल्क है और हम दावा करते हैं कि जमहूरियत का अलम उठाएंगे, जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत तभी मजबूत होती है जब जमहूरियत के ऐवानों में तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता। जब कानून साजी करते हैं और जब कहीं भी फ्लोर के अंदर, वो नेशनल असम्बली का फ्लोर हो, वो सेनेट का फ्लोर हो, वहाँ पर आवाम की बात की जाती हो, जमहूरियत की बात की जाती हो, तो जो प्रोग्राम शुरू होते ही आपने कुछ क्लिप्स देखे, वो सारा दिन आपने सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर देखे होंगे। ये वो लोग हैं जिनको आपने और मैंने वोट देकर मुंतखब किया ताकि ये इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें। लेकिन जब फ्लोर पे इजलास बुलाया जाता है तो हंगामा राई होती है, शोर शराबा होता है, और इसमें खैर सिर्फ ज़िम्मेदार अपोजिशन नहीं है, इसमें अपोजिशन से बढ़ के ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त है। और वो हुकूमत आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, कल किसी और पार्टी की होगी, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। जिस मर्ज़ी की भी हुकूमत हो, जिस जिम्मेदारी होती है हुकूमत की कि इजलास की कार्रवाई को मुनज़्ज़म तरीके से चलाए। अगर इजलास बुलाया जाता है तो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए और अपोजिशन को अपने साथ लेकर चला जाए। तो ज़रा हम इस पर बात करेंगे, जो हंगामा राई हुई और हुकूमत की जानिब से बिल पेश किया गया, शो ऑफ हैंड का। आखिर हुकूमत अगर वाकई संजीदा है इस बिल को पास कराने में और इलेक्शन से पहले, तो उसका प्रोसीजर प्रॉपर क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया? और क्या हुकूमत वाकई इस बिल को पास कराकर एक नई तरमीम लाना चाहती है, या सिर्फ इस वक्त हुकूमत का काम अपोजिशन के साथ नंबरदा जमा होना है, अपोजिशन के साथ हाथापाई करना है? इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे पीडीएम का एक अहम इजलास हुआ जो अब से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके हवाले से, लाए अमल के हवाले से भी बात की है कि पीडीएम 26 मार्च को मार्च करेगी, यानी कि सेनेट इलेक्शन के बाद की उन्होंने डेट दी है। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि सेनेट इलेक्शन पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिलकर लड़ेंगी। और इस बात का इजहार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था कि बजाय इसके कि तमाम पार्टीज अकेले इलेक्शन कंटेस्ट करें, अगर पीडीएम मिल के करेगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर सारी पार्टीज मिल के इलेक्शन कंडक्ट करती हैं तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान साहब से सीनियर रहनुमा जनाब उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा जनाब शैला रज़ा साहिबा हैं। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली राहिला खादिम हुसैन साहिबा हैं। राहिला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शैला मैम, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो फ्लोर्स के ऊपर हंगामा राई होती है और अगर बुला लिया गया इजलास, अपोजिशन को चाहिए था कि बैठकर बात सुनी जाती, बैठकर उस पर डिबेट की जाती, बजाय इसके कि चोर चोर के नारे लगाए गए, हंगामा राई की गई, इजलास को मुलतवी करना पड़ा। क्यों अपोजिशन का रवैया बहुत सख्त है फ्लोर के अंदर? शुक्रिया आपका। अगर रवैया सख्त होता तो हम इजलास में ही ना आते, लेकिन पहले ही दिन इजलास में हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकी। आज 5वां दिन था, लेकिन कुछ घंटे इजलास चला है अब तक। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम आप कह रहे थे कि असेंबली में बात करें, तो आप असेंबली में बात नहीं कर रहे थे, हमें सड़कों पे जाना पड़ा। अब जब हम असेंबली में आए हैं तो आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मत ले जाएं। ये इतनी बड़ी बात है कि आप जस्ट एक अमेंडमेंट ला रहे हैं। आपको चाहिए था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से जो है मेंबर निकालते और कमेटी बनाते और फिर वो ये अमेंडमेंट करती। ये तरीका नहीं है आईनी तरमीम का कि आप जब चाहें कोई जो है उठाकर ले आए इस तरह से। आप एक समरी नहीं लिख सकते, आपने साबित किया है जब एक्सटेंशन दे देते। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद जो जबान है, जो तरीक़ेकार है, उसमें नवीद कमर जैसे धीमे मिजाज के आदमी अगर गुस्से में आ जाए तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने नाअहली की हद कर दी। हुकूमत नहीं चाहती कि इजलास करे, हुकूमत खुद नहीं चाहती। ठीक है, राहिला साहब एक कमेंट इसी पे कर दीजिए ताकि रिस्पांस ले सकूं। इस कौम की नजरें होती हैं उस इजलास पे जहां असेंबलियों में आप लोग जाते हैं, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असेंबलीज हो, अगर वहां हंगामा राई होगी, एहतजाज होगा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होगी और मामला हाथापाई तक जाएगा, तो अवाम मायूस होगी इस तरह की डेमोक्रेसी से। बहुत शुक्रिया। लेकिन वेके मैं यहाँ एक बात कहूँ कि इस सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। अब तीसरी दफा मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ, कभी भी अपोजिशन के साथ वो सलूक नहीं किया गया जो आज किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल असेंबली के अंदर हो
या इधर पंजाब के अंदर मामला हो। अगर आप नेशनल असेंबली की तरफ भी देखें, नजर उठा के देखें, तो आपने पहले दिन से देखा होगा कि हुकूमत तो बिल्कुल सीरियस नहीं थी। आप एडवाइजरी काउंसिल का इजलास पहले होता है, उसके अंदर बातें कुछ की जाती हैं और इजलास के अंदर आके बातें कुछ और की जाती हैं। बल्कि आप तो हर वक्त सिर्फ अपोजिशन से मुतल्लिका सवालात को उठाने में लगे रहते हैं। हुकूमत का रवैया ये रहता है, सीरियसनेस आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। अगर आप नेशनल असेंबली का पहले दिन से इजलास उठाकर देखें, तो हम आपसे बात की थी कि जनाब हम आपके साथ इकोनॉमी के ऊपर एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं, मईशत को साथ लेकर चलते हैं। हमारी तरफ से तो खुली ऑफर की गई थी। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब का रवैया देखें, तो वो और आज के दिन से लेके इनके तमाम मेंबरान के रवैये एक जैसे ही हैं कि इनको बुरा कहो, इनको भला कहो, इनको चोर कहो। यानी कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी मॉरल उन्होंने दिखाई नहीं है अपना, कि वो कि नजर आए कि जनाब आप हाउस को चलाना चाहते हैं, मुल्क को चलाना चाहते हैं। बसरा साहब, आप हाउस को चलाने में संजीदा ही नहीं है, मेरी दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का ये कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, आपने जो अपने मोन्टाज के अंदर राजा साहब की तकरीर सुनाई, तो उन्होंने कहा राजा परवेज़ अशरफ साहब की, तो उनके क्लिप्स मैंने देखा, उन्होंने कहा जी कि अवाम के रद्द-ए-अमल और अवाम का जो एक बड़ा तुंदो तेज़ हमारे खिलाफ एक मामला होगा तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में राजा साहब भूल गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अवाम के एक बड़े इलेक्टोरल कॉलेज यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ये 11 जमातों की जो अपोजिशन 11 है, जो पूरे का पूरा NRO लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इनको खाक चटा के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने इनके साथ वो किया है कि रहे रब का नाम। अच्छा, वो इलेक्शन सर सुनिए अब सुन लीजिए ना सर, मैं आपने उनको टोका नहीं है। अच्छा, अवाम का रद्द अमल तो होता है इलेक्शन, अवाम का रद्द अमल तो होता है इलेक्शन, और इलेक्शन तो गिलगित बल्तिस्तान का ये बता रहा है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग इमरान खान अपने वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ की, उनकी हुकूमत की तायद करें, नंबर 1। बाकी रह गई आपकी अगली बात, अभी पंजाब के अंदर भी इलेक्शन ज़िमनी शुरू हो गए, तो इंशाअल्लाह नून लीग को लग पता जाएगा। वज़ीराबाद के अंदर PP 51 के अंदर इलेक्शन जारी है और NA 75 के ऊपर डस्का में इलेक्शन जारी है। अवामी तायद का पता चल जाएगा लोग किसकी तायद कर रहे हैं। नंबर 2, आपने कहा कि गैर संजीदा रवैया। आज देखिए कि कितना एक अहम चीज़ पाकिस्तान के लोगों की नज़र में, जो हमने पार्लिमान को गैर मोतबर किया, ये जो मामला शुरू हुआ आपको पता है छांगा मांगा से जो अरकान असम्बली की ख़रीदो फरोख्त का मामला जो नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर लेके आए शुरू हुआ, अब सेनेट तक रुकने में नहीं आ रहा। अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मिसाक जमहूरियत और उर्फ़ आम में उसको चार्टर ऑफ मुकमुका कहते हैं दो पार्टियों का, उसकी शिक नंबर 23 पढ़ लीजिए। उसके अंदर इन दोनों जमातों ने लिख के उसके दस्तखत किए हुए हैं कि हम जो इलेक्शन है, इंतखाब है सेनेट का, वो शो ऑफ हैंड यानी ओपन बैलेट से करवाएंगे। आप जब ये तो सिर्फ हाथी के दांत हैं, यानी खाने के और हैं कमीशन और दिखाने के और हैं। मैं इस पे आता हूं, मेरा सारा लॉजिक तो खत्म हो गया ना। जो फ्लोर के ऊपर बिहेवियर वो उस पर बात कर रहे हैं सर, अगला सवाल सेनेट पे ही है सर, उसके ऊपर ही आ रहा हूं ना जी। बसरा साहब फोकस रहे ना, PTI का मसला ये है कि सवाल सरगोदा पूछो जवाब सखर आ जाता है उनके पास। अच्छा चलो चलें, अब ये है कि आप जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे तो आप टोक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मेरी बारी हो तो मैं बोलूं और जब आपकी बारी हो तो आप बोलें, ये सबसे बड़ी वजह है। अब देखिए आप अब टोके ना। आज सब बड़ा अहम बिल पाकिस्तान के सेनेट और पाकिस्तान की मुकन्ना केवान ज़ेरी और बाला को अगर हम लोग इस किस्म के मामला से पाक करना चाह रहे हैं, उसके लिए आज आपने अपोजिशन का रवैया देख लिया। आज मतलब कि वो तूफान बदतमीजी बपा किया। क्या इमरान खान को ताउमर अमीरुल मोमिनीन बनने का बिल लेके आए थे नवाज शरीफ की तरह? नहीं, सेनेट के इलेक्शन को करप्शन, फ्लोर क्रॉस और घोड़े बन के बिकने से पाक करने के लिए लेके आए थे, जिसके खुद सिग्नेटरी हैं। अब इससे 1-2 दिन पहले जब CPAC अथॉरिटी के क्याम का बिल पेश हो रहा था, मैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर की गैलरी में बैठा इसको देख रहा था। आप यकीन मानिए इससे भी बुरी हुल्लड़बाजी और तूफान बदतमीजी था। किसने किया? अपोजिशन ने किया हुजूर, अपोजिशन ने किया। आप बताएं CPAC अथॉरिटी को इमरान खान का पर्सनल इंटरेस्ट है? CPAC अथॉरिटी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, उस अथॉरिटी के क्याम के बिल को पेश किया गया और मैं यकीन माने मायूस होकर उस गैलरी से उठ के आ गया कि इतना तूफान बदतमीजी था। मैम, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है इस वक्त। आप हम सब में सीनियर हैं, मतलब ये बात कैसे तय होगी कि फ्लोर पे जो इजलास हो रहा है वो किसी भी असेंबली के अंदर हो रहा है, उसको कौन उसमें हुल्लड़बाजी करता है, कौन उसके जो एथिक्स है उसको खराब करता है, और बदतमीजी कौन करता है? नजर नहीं आ रहा था। वो कह रहे हैं जी अपोजिशन करती है, अपोजिशन कहते हैं गवर्नमेंट करती है। नजर नहीं आ रहा था। आपने मुझे सीनियर मोस्ट कह के ये मजबूर कर दिया है कि मैं थोड़ा सा तसी भी कर दूं, क्योंकि हमारे साथ 2 सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ नॉन पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, तो मैं तसी कर दूं कि
जीबी में इलेक्शन पीडीएम ने नहीं लड़ा, बल्कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े और हमने जो 3 सीटें ली उसमें हमने 95,000 वोट लिए और आपने 1,05,000। दूसरी बात ये कि ये पहली नालायक हुकूमत है जो फेडरल में गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वहां पे सादा अक्सरियत नहीं ले सकी और वहां पे भी वही रिपीट किया गया इलेक्शन 2018 पार्ट 2, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह जो कि आपने, अब आप आ जाइए इधर कि आपने कहा कि आप बड़ी खरीदो फरोख्त अगर ना होती तो पंजाब की हुकूमत ना होती, क्योंकि जहाज तो तरीन साहब का उड़ रहा था उस वक्त आजाद खरीदने के लिए, वो वाले आजाद जिनके लिए इमरान साहब कहते थे अपनी कीमत लगवाने के लिए आते। दूसरी बात जो है, आपका सीओडी से क्या ताल्लुक भाई? आप कहाँ उसके सिग्नेटरी हैं? आप तो उस चार्टर ऑफ करप्शन कहते थे, आप कहां से आ गए? ठीक है, वो हमने कहा था अगर आप करना था ये तो जो मैंने तरीका बताया वो करना था। जब हमने आपसे कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ, ठीक है। अब जब आपने 50 करोड़ कीमत भी लगा दी एनुअल डेवलपमेंट बजट के नाम पर और उसके बाद भी आपके एमपीज एमएनए टूट रहे हैं बकौल फवाद चौधरी के ये इस तरह के लोग वगैरह जो उन्होंने जबान बोली, तो अब आपको परेशानी हो रही है। आपने कहा इस तरह से लेकर आ जाओ अमेंडमेंट, ये हम होने नहीं देंगे। और जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल करता है आपका। तो इलेक्शन आने से पहले कहता था इमरान खान वजीर आजम बनेगा, 200 अरब आएंगे, 100 उसमें मारेंगे, 100 उसमें मारेंगे। कहाँ है वो 200 अरब? पॉलिटिशियन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक लाइन का मैं जवाब दे दूं इसको। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप देख लें पुरानी हुकूमतें, 11.5 साल हसन सरदारी साहब जेल में रहे, बहुत सारे लोग जेल में रहे, मंसूर एजाज का वाकया हुआ, चीफ जस्टिस का वाकया हुआ, बहुत सारे वाकयात लीग के साथ हमारे लोग जेलों में थे, लेकिन असेंबली का अपना डेकोरम जो आपने खत्म कर, इन्होंने खत्म कर दिया। बसर साहब रिस्पांस करना चाह रहे हैं। राहिला मैम जरा माजरत के साथ आपका टर्न है, जल्दी से क्विकली सर। मैंने बड़ी माजरत के साथ, मेरी बहन कह रही है वो सीनियर पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं सीनियर है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुराद सईद की नकल उतारी है सही उतरी नहीं है। सो मुझे इतनी सीनियर नहीं लगी, थोड़ी ज्यादा सीनियर होती तो अच्छी नकल उतार लेती। इमरान खान साहब भी उतारते हैं सर, ना करें ना फिर भाईजान आप शैला हैं, आप शैला हैं, मैं शैला नहीं, आप शैला आप ही हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। अगली बात मुझे बड़ी, अच्छा सुन तो लेना शैला आपी, मैं तो आपकी बात में बोला नहीं हूं ना। एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी, एक बात मुझे शैला आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि एक नॉन पार्लियामेंटेरियन आप में बैठा हुआ है। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं नॉन पार्लियामेंटेरियन हूं, मेरी पार्टी ने मुझे ये इज्जत दी, लेकिन आफरीन है आप जैसे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर जिन्होंने फजलुर रहमान जैसा नॉन पार्लियामेंटेरियन अपना सदर रखा हुआ है और मरियम जैसी नॉन पार्लियामेंटेरियन जो कभी काउंसलर नहीं बनी उसको अपने इस्तीफे जमा करवा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, यानी कैसे पार्लियामेंटेरियन है कि सदियां होगी पार्लियामेंट के अंदर और फजलुर रहमान भी नॉन पार्लियामेंटेरियन है और वो मरियम भी नॉन पार्लियामेंटेरियन है। अब आप पहले तो अपनी लीडरशिप, अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, मेरी आपा अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, अपना लीडर को पार्लियामेंटेरियन बनाएं, फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में लेके आए पहले, फिर उसको लीडर माने, मरियम को पहले काउंसिल का इलेक्शन लड़ाएं, फिर उसको इस्तीफे दें। आपके लीडर तो सारे नॉन पार्लियामेंटेरियन है और उस्मान बसरा नॉन पार्लियामेंटेरियन है, जिस पे आप फप्तियां कस रही हैं। राहिला साहब का कमेंट करना चाह रही तो उसको प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं मालूम, मैं राहिला में बैठ गए, प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं मालूम। प्रेजेंट हिस्ट्री में ये है कि मरियम कभी काउंसलर नहीं बनी है। प्रेजेंट हिस्ट्री ये है कि फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन नहीं है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मरियम और इस प्रोग्राम में नहीं है, आप उनकी बात ना करें, वो इस प्रोग्राम में नहीं है मौजूद, आप मौजूद है नॉन पार्लियामेंट। तो मैंने ये कहा कि नॉन पार्लियामेंटेरियन अगर आपके लीडर हो सकते हैं, आपके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, मरियम आपकी लीडर हो सकती हैं, तो हम क्यों टीवी पर नहीं बैठ सकते जी? वजह क्या है उसकी? इससे एक नहीं 15 दफा बात हो चुकी है, ये डेकोरम होता है कि आप पार्लियामेंटेरियन के साथ पार्लियामेंटेरियन बताएं, वरना फिर यही बातें होंगी कि पीडीएम जीबी भी लड़ी। हम फजूल बातें करने थोड़ी आती हैं। तो आप ना करें ना इस तरह की बातें। अच्छा बस इसको आगे बढ़ा दो। आपने फजूल बात की तो मुझे तस्दीक नहीं, तो मैंने तो आपको तस्दीक की आपकी। राहिला पार्लियामेंटेरियन कौन कौन है? राहिला मैम, ये गवर्नमेंट पीडीएम नहीं लड़ी,
पीडीएम आपके दिमाग से उतर ही नहीं रही है। मैंने आपको कहा नहीं कि पीडीएम ने इलेक्शन लड़ा है, मेरे ख्याल में आपकी समात को मसला अच्छा, है। एक सेकंड। मैंने पीडीएम का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि ये जमातें इलेक्शन लड़ के आई हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्योंकि आप ऑनलाइन बैठी हैं इसलिए आपको सुनाई नहीं सही दे रहा। क्या कहा, आप घर जाके देखिएगा, अच्छा। चलाए इन्होंने कहा ये सारी अच्छा, जमातें बसरा साहब लड़- आगे मुझे बढ़ने यहाँ देंगे। पे राहिला बात मैम, करने का मौका मिलेगा। राहिला मैम, हुकूमत इतनी संजीदा क्यों है? मुझे तो संजीदा नहीं लगती। खैर, जो प्रोसीजर बगैर अडॉप्ट किए बिल आईनी तरमीम करना चाहती है, मसला क्या है? हुकूमत क्यों चाहती है कि शो ऑफ हैंड हो सेनेट इलेक्शन में? और आपकी पार्टी भी यही चाहती थी। असूलन तो ये हो जाना चाहिए था कि आपको पीटीआई का साथ देना चाहिए, क्योंकि पीटीआई वही मुतालबा कर रही है जो नून लीग कर रही थी आज से 2-2.5 साल पहले। देखिए हैदर, मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगी कि शैला ने भी बात की कि पार्लियामेंटेरियन के दरमियान एक नॉन पार्लियामेंटेरियन बैठा है, तो मैं शैला की जरा गोशगुजार कर लूं कि अभी कल मैं टीवी प्रोग्राम के साथ एक हमें जाने का इत्तेफाक हुआ एक मार्केट के अंदर, जिसके अंदर पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने आने से इनकार कर दिया कि हमें पब्लिक में कोई प्रोग्राम नहीं करना, आप स्टूडियो में बुला लेते। तो लिहाजा ये जो बसरा हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम है हमारे लिए, तो लिहाजा यही बेचारे आ जाते हैं, आके पीटीआई को सपोर्ट करते रहते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। तो हम सबको भी इसका शुक्रगुजार होना चाहिए शैला, कि ये बेचारा कम से कम मात हो जाता है। अब तो वो पार्लियामेंटेरियन बेचारे तो वो निकल भी नहीं पा रहे अपने हलकों के अंदर, तो वो तो सबके सामने नजर आ गया। दूसरी चलो, बात आपको ठीक है। हैदर मैं बात बताऊं, खौफ चलो अदनान को माफ किया। है हुकूमत, खौफ ज्यादा है हुकूमत। नहीं, आप मुझे माफ ना करें, मुझे फांसी लगा दें, मुझे ना माफ नहीं करें। नहीं, हम दोबारा आपको फांसी नहीं लगाएंगे भाई, मुझे आप फांसी लगा दें। खुद आपको फांसी लगा देंगे। हमने आपको कहाँ फांसी लगाना है? सियासतदान को ये भी दूसरे को फांसी वज़ीर आज़म साहब का तो रहा था। अच्छा चलो, ऑन ए लाइटर मूड, अच्छा हुआ कि ताल्लुकात और मूड बेहतर हो गया सबका। मेरे सवाल पे आ जाइए, शो ऑफ हैंड अच्छा, क्यों अब मैं जरूरी? बात करना चाह रही थी हैदर, मेरी बात जी सुने। जी। ये हुकूमत खौफ ज्यादा है अपने केपी के रिजल्ट से, जो सेनेट में इनको साफ फेस करना पड़ेगा। मैं पंजाब के अंदर मौजूद हूँ और हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर रखा है। ये खौफ ज्यादा है पंजाब के रिजल्ट से, नहीं, अभी ये से खौफ खरीद- ज्यादा है बलूचिस्तान नहीं, में नहीं, अपनी ही हरकतों के रिजल्ट आने की वजह से ना। तो अब नहीं, जब पंजाब हुकूमत में इतनी खौफजदा हो, राहिला लेकिन मैम, उसके अंदर एक और बात, उस बिल के अंदर एक और बात भी मौजूद है कि अब ड्यूल नेशनल को कहते हैं कि वो सेनेट का मेंबर बन जाए। क्या ये मौजूद नहीं है उसके अंदर, जिसके ऊपर रिजर्वेशंस है? और हम उसे कह रहे हैं, उसे डिबेट में आते थे यार। क्यों आप अपने चंद एक मेंबर्स को बनाना चाहते हैं जो आपकी एटीएम मशीनें हैं, जो आपके राइट लेफ्ट है, जो असल में चोर बाजारी जिन्होंने शुरू कर रखी है, जो पाकिस्तान को लूट रहे? तो कहीं कम से कम हमें डिबेट करने का तो मौका असेंबली के अंदर मिलना चाहिए। वहां पर आप डिबेट के अंदर आए, आप बात करें, आप उसको तो आप चोर डाकू कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप बिल के ऊपर बात नहीं करेंगे कि जनाब हम नहीं करना चाहते, हाँ एक दो लोग तकरीर कर लें और एक बिल को ब्रेक है मंजूर होने दें। राहिला मैम, ब्रेक के बाद एक सवाल छोड़े जा रहा हूं शैला मैम के लिए कि सियासत में चोर और डाकू से मामला आगे बढ़ेगा, या हम अपने अवाम को और इस मुल्क को सिर्फ चोर और डाकू के इल्जाम में ही फंसाए रखेंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शैला मैम, ये जो मामला चोर और डाकू के बीच में फंस के रह गया, क्या सियासत चोर और डाकू के इल्जाम से बाहर निकल पाएगी? ये तो आपको पीटीआई से पूछना चाहिए कि चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं हो, ये वहां पे खड़े होके वजीर आजम अपना प्रोग्राम मुल्क का देने के बजाय कहते हैं मैं जाके उनके एसी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। हमने कहा था हमारे जमाने में सब अंदर होंगे, पुलिस वालों तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। तो अब हमारे पास एक रास्ता था और वो यही था कि जब जरदारी साहब अरेस्ट हुए और फरियाल साहिबा, उन्होंने अपने पासपोर्ट भी सबमिट कर दिए। जिसको जैसे गिरफ्तार किया हमने होने दिया। स्पीकर साहब को आपने देखा, फिर खुर्शीद शाह साहब का आपने देखा कि 1 साल से ज्यादा हो गया, 14 फ्रंटमैन थे, 13 फ्रंटमैन गुजर गए सारे प्रोसेस से। फिर आपने दूसरी तरफ भी देखा कि चाहे ख्वाजा साद रफीक हो चाहे हमजा हो, हम सब गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान में बहुत सारा वक्त गुजर गया जब आप अभी से नहीं कर सके। हमने तो आपकी तरह इससे नहीं ले सकते थे, वो नहीं लिए जो आपने पार्टी फंडिंग केस में 30 से ज्यादा दफा आपने लिए, 7 दफा वकील बने, 8 दफा आपने सुप्रीम कोर्ट किया। फिर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है, फिर मुकर गए, फिर स्टेट बैंक की तरफ से आपके लिए आया। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, खड़े आपके सामने, कभी आप पापन ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, भाई साबित करें। हम तो खड़े में, अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्लियर हो रहे हैं। तो
कूलन इन्हें नहीं कहना चाहिए। एक कमेंट और भी कर दीजिए शैला मैम, एक कमेंट और भी कर दीजिए, टाइम मेरे पास कम है। सेनेट इलेक्शन पे जो आईनी तरमीम चाहती है हुकूमत, क्या ये आईनी तरमीम कर पाएगी? क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन है मुश्तरका इजलास बुला लेने का। हम अदालत में चले जाएंगे, चैलेंज कर देंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे आपके बकौल बसरा साहब? अच्छा, चैलेंज करेंगे हर जगह जी, चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। अब अभी देखिए, एक बात बड़ी संजीदा है और बड़ी गौर तलब है कि ये सारी पार्टियां कहती हैं जी चोर का इल्ज़ाम लगाया जाता है। आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई है तो वो क्या मस्जिद से क्लॉक उतारने में हुई है, किसी की भैंस खोलने में हुई है, या किसी की डोर बेल बजा के भाग गए थे? वो कोई तो पता है ना किस पे चोरी में हुई है ना भाईजान? एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स में हुई है। सुन लीजिए ना सर, क्या एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स, आप कंसीलमेंट ऑफ योर एसेट्स पे हुई है। आपने जी मैं ओ भाई, मैं उसका पनामा की पूरी लीगल टीम का हिस्सा रहा हूं। मुझे लगता है अखबारों की सर हेडलाइन पढ़नी है। सुन लेना भाईजान, सुने वो फैसला पढ़ें सर, सुने आपने एसेट्स को कंसील करने, अपने एसेट को छुपाने के अंदर कौन सा सजा हुई है। कौन सा एसेट? आप जो भी एसेट उनके थे, जो भी क्या वो एसेट को 1 रुपए का छुपाया जाए। आप मेरी बात सुनना, आप पहले तो आप शोर कर लें। आप मेरे ख्याल में अपनी बारी बारी पे बोल लें मेरी बहन, क्योंकि आपको पार्लियामेंटियन होने पे बड़ा नाज है ना, तो पार्लियामेंटियन पे जरा सुने ना, अपनी बारी पे सुने। तो नवाज शरीफ को सजा हुई है चोरी के ऊपर, नवाज शरीफ को सजा हुई है एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स को छुपाने के ऊपर, उनकी बेटी को सजा हुई है। अच्छा, मरियम को किस पे सजा हुई है? अच्छा, आप मुझे बताइए मरियम को किस पे सजा हुई है? किसी की मेहंदी में अनार फोड़ दिया था क्या? मरियम को किस पे सजा हुई है? मरियम को सजा हुई है, वो कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अल्टीमेटली उनकी 97 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल आई है। वो बेनिफिशियरी ओनर हैं। आप सुन लीजिए रहीला साहबा, ये मछली मंडी ना बनाएं। मरियम को सजा हुई है, बेनिफिशियरी ओनर हैं वो उन तमाम प्रॉपर्टीज की जो लंदन के अंदर मौजूद हैं। तो भाई आपको चोरी में सजा हुई है, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं आपको क्योंकि आपको चोरी में सजा हुई है, आपको चोरी में सजा हुई है तो आपको चोर ही कहा जाएगा। अब चोरी में सजा के बाद हम आपको मजिस्ट्रेट तो कहने से रहे, और बाकी रह गए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ टीटियों के अंदर नाकाबिले तरदीद शवाहद हैं, नैब को वो फेस कर रहे हैं। अल्लाह खैर सलाह। तो भाई चोरी के अंदर आप पे मुकदमात हैं, तो ला मुहल्ला आपको चोरी के इल्जाम में चोर ही कहा जाएगा। तरमीम क्यों चाहते हैं? आप देखिए ना, जल्दी से क्यों जल्दी से भाई, जल्दी से किस लिए भाईजान? सर 10 मिनट ये कोई बात है कि मैं बात कर रहा हूं और मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन बोली जा रही है दरमियान में? ऐसे तो नहीं होगा। आप सुनिए, आगे सुन लीजिए भाईजान। आप सुनिए सर, एक बात इन्होंने कहा कि जी आपने चोर का हम पे इल्जाम लगाया। राहिला मैम, एक सेकंड, राहिला मैम आपकी आवाज नहीं आएगी, आप स्काइप पे हैं, मैं आपको जब टाइम दूंगा आप तब बोलिएगा, क्योंकि ये स्टूडियो में इनकी आवाज ओवरलैप कर रही है। आप देखिए, कहते हैं आप हमें सिर्फ चोर कहते हैं। नैब ने अभी, नैब के चेयरमैन ने अपनी प्रेस रिलीज भी दी है, नैब के स्पोक्स पर्सन ने भी दी है। उन्होंने कहा 384 अरब चोरों, डाकुओं, लुटेरों, भत्ताखोरों से नवाज शरीफ से कितना निकाला गया? सुन तो लेना सर, नवाज आसिफ जरदारी से कितना सुन तो लेना जी, मेरी तो सुने ना जी सर। बात पॉलिटिकल हो रही है ना बसरा साहब। आप सिर्फ नवाज शरीफ को चोर है दुनिया पाकिस्तान के अंदर बस? जब मैं चोर कह रहा हूं आप कह रहे हैं नवाज शरीफ चोर है, आप कह रहे हैं आसिफ जरदारी। भाई मैं कह रहा हूं चोरों से लेके पैसे 384 अरब रुपया पब्लिक एक्सचेकर में जमा करवाया है। पंजाब में पंजाब एंटी करप्शन ने 281 अरब रुपया चोरों से, भत्ताखोरों से और लेके तो पब्लिक एक्सचेकर में जमा करवाया है। सेनेट इलेक्शन आईनी तरमीम टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, आईनी तरमीम सेनेट में इसलिए करनी चाहिए कि सेनेट में हमेशा से पैसे वाले लोग, और पैसे वाले लोग वही हैं जिन्होंने यहाँ कमीशन खाए हुए हैं, जिन्होंने भत्ते खाए हुए हैं, जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं। ये लोग हमेशा से वोट खरीदते रहे हैं, और हमने 20 लोग पार्लियामेंट से अपनी केपी से निकाले थे। सर सुनिए, मेंबर हो, खरीदने पे खरीद, और जब हमने निकाले 20, उनमें से 85% पीपल्स पार्टी यानी शैला की पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो असल में हमसे बिलोंग करते हैं क्योंकि बिक गए थे, और 15% चले गए नून लीग के अंदर। सो हम आप भी कह रहे हैं कि देखिए, आइए तरमीम, अगर आप खत्म नबूवत के कानून में तरमीम करवा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप तरमीम करवा सकते हैं नवाज शरीफ के हक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद दोबारा से डिस्क्वालीफाई खत्म करें उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पार्टी होने के लिए, तो आप इस मुल्क के अंदर इस पार्लियामेंट के तकद्दुस की बहाली के लिए जिसकी आप टाइम खत्म हो रहा है, मुझे पीडीएम के अगले प्लान पे जाना है 26 को लॉन्ग मार्च। पीटीआई का तरीका है। मैं आ रहा हूं शैला मैम, आपकी तरफ आ रहा हूं। राहिला मैम, पीडीएम का अगला प्लान कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मौलाना साहब की सरबराही में आपका लॉन्ग मार्च और धरना इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा पाएगा, या ये लॉन्ग मार्च और धरना भी बाकी पाकिस्तान के 6-7 बड़े शहरों में होने वाले जलसों की तरह होगा और गुजर जाएगा?
देखिए हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स रही हैं कि आपने आमरीत में बड़ी बड़ी तहरीकें यहाँ पाकिस्तान के अंदर की, बहुत सारी तहरीकें हमारे सामने। अच्छा, अब ये है कि जाहिर है ये भी जमहूरियत का लबादा ओढ़े हुए एक बहुत बड़ी आम, और जिसने जमहूरियत का इतनी खूबसूरती से पर्दा पहन रखा है और लोगों को झूठ सुनाया जाता है रोजाना की बुनियाद पर। तो लिहाजा हमारी ये तहकीक है और हमने इस तहकीक को पाकिस्तान के लेवल तक लेके गए। हम तमाम पार्टी शुक्रगुजार हैं अपने लीडरान की, जिन्होंने इस तहरीक में भरपूर अपना किरदार अदा किया है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा राहिला मैम मैं ना किसी दिन अलग से शो करके ये पूरा लेक्चर सुन लूंगा। मेरे सवाल पे आ जाना प्लीज। आपने 8-9 शहरों में जलसा किया और जलसे गुजर गए। हैदर, मैंने यहाँ कोई लेक्चर नहीं दिया। नहीं मैम, टू द पॉइंट ना, पीटीआई मुझ पे एतराज कर रही है कि मैं उन पे नहीं सुन लेना, पीटीआई एतराज कर रही है कि मैं आप पे एतराज क्यों नहीं कर रहा, तो मेरे सवाल पे रहेंगी। दास्तान सुनी है तो फिर यकीनन आपको जो पाकिस्तान की तारीख रही है इन तहरीकों के लिए, जमहूरियत के लिए, क्या वो यहाँ पर कोई लेक्चर है? अभी इन भाई मेरे ने यहाँ पर बैठकर आपको 15 मिनट हमारे भी जाया किए हैं। रोजाना आप बोलते नहीं, जाया किधर होने दिया आपने? उनकी आवाज नहीं है तो उनको इंटरप्ट ना करें, आप उनको वक्त दे देते हैं। मैं तो बात कर रही हूँ कि वो तहरीक जो चली उसका और आज का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। मैं तो बात तहरीक की कर रही हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत के क्या तहरीकें चलती रही, आमरीत के लिए क्या काम करते रहे और हमें आगे क्या करना, मैं तो उसी की बात कर रही हूँ। लॉन्ग मार्च और धरने से होगा क्या मैम? हुकूमत चली जाएगी इमरान खान साहब की? क्यों नहीं जाएगी? अब जब अवाम साथ खड़े होंगे तो इस नाम नहाद किस्म की जिसने आमरीत के अंदर छुपे बैठे हैं, शैला मैम, पीडीएम का अगला प्लान कितना कार फरमा हो सकता है, कितना रिजल्टफुल हो सकता है? मैं समझती हूँ कि हमारी तवक्को से बढ़ के हमें जलसों का रिजल्ट मिला है। 50 करोड़ बोलियां लगवा दी इन्होंने और फिर भी परेशान है। तरमीम को जो है इस तरह से ला रहे हैं। हम बहुत पुरुम्मीद हैं और हम समझते हैं कि हमारी ये तहरीक कामयाब होगी, हमारे इस्तीफों से भी पहले 2023 में। नहीं अच्छा, क्या आपका ख्याल है? आप अपनी दुनिया में खुश रहें अपने खर्चे पे। पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं सेनेट में? अब ये तो वक्त साबित करेगा, जो डर रहे हैं उनसे पूछें। राहिला मैम, एक यही कमेंट, पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेगी तो नताइज क्या होंगे? बहुत जबरदस्त आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद और तवक्को के मुताबिक। बसरा साहब, लास्ट कमेंट। खंजर उठेगी ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 11 जमातों का जो इकट्ठ है, ये जो NRO 11 है, इसको वैसी ही शिकस्त फाश होगी। जितनी कुछ सीटें ये तवक्को कर रहे हैं उससे कोई एक आधी कम ही होगी इंशाल्लाह ताला, और क्योंकि इनको खुद भी पता है। चले खुशफहमी अल्लाह करेगा, हाँ टाइम आएगा। मैं तो आपकी बात को खुशफहमी नहीं कहा था, आपने भी कहा था कि पता नहीं लोगों की तवक्कुआत, मैंने खुशफहमी नहीं कहा, तो इसलिए मेरे ख्याल में आप भी खुशफहमी ना कहें। ये घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, और अभी आप आर पार भी हमने देख लिया, इस्तीफे भी देख लिए, मुंह पे मारो भी देख लिया, मीनारे पाकिस्तान भी देख लिया, आपकी दबाव की तहरीकें भी देख ली। एट द एंड में तो कुछ नहीं हुआ। जी मैम, शैला मैम कमेंट करना चाह रही है जल्दी से मैम। केपी में इन्होंने खरीदा, केपी में इनके लोग बिके तो बुरे थे, लेकिन जब इन्होंने सैनेट के नो कॉन्फिडेंस में खरीदे तो वो लोग अच्छे थे। तो जिनको हमने खरीदा आप उनको निकाल देना जी। शैला आपा, जिनको हमने खरीदा आप उनको निकाल दें, आइडेंटिफाई करें। आपने ये कह रही है ना, आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ के निकाल बाहर करें पार्टी से। देखते हैं आपका कितना कलेजा है पार्टी में। अगर हमने खरीदा और अगर वो बिके, उनको निकाल दें, निकालें इमरान खान की तरह। पता नहीं ना वो कौन से, तो पता करें ना आपा, पता करें ना, आप सीनियर पॉलिटिशियन भी तो हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, पता करें ना जी कौन थे। हमने पता नहीं कर लिया था, हमने पता करके निकाला था। खरीदार का पता है आपा, आप भी पता करके निकालें। इमरान खान ने पता करके ढूंढे, निकाले, और जिनको आपने लिया अब आप भी पता करें, उनको निकालें। उसमें हैदर, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं जहाज इधर उधर लेके जाने के, तो एक्सपर्ट तो छांगा मांगा वाले थे, एक्सपर्ट मेरी बहन छांगा मांगा वाले थे, एक्सपर्ट छांगा मांगा वाले थे। आप लोगों ने उड़ाया सर, बसरा साहब छांगा मांगा वाले एक्सपर्ट थे सर, जहाज आप लोगों जिन्होंने छांगा मांगा किया था, वो एक्सपर्ट हैं। वो जो ब्रीफ केस दे के अदालतों से फैसले करवाते रहे, वो एक्सपर्ट हैं। टाइम खत्म हो गया। एक्सपर्ट नहीं है। शैला रजा साहिबा, राहिला खादिम, हुसैन साहिबा, उस्मान बसरा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत में खड़े सहाफ़ियों से पूछा, खड़ा कीजिए कि सहाफ़त आज़ाद है इस मुल्क के अंदर कि नहीं, तो नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने। अच्छा। तो सब ने हाथ नहीं उठाए, क्योंकि उनके ख्याल में, सहाफ़ियों के ख्याल में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सहाफ़ियों पर पाबंदी है तो आप हाथ उठाइए, तो सब ने हाथ उठा दिए। तो मेरे ख्याल में सहाफ़त की आज़ादी से पहले ज़रूरी है कि इस मुल्क के अंदर सहाफ़ी को आज़ाद होना चाहिए। आज का शो यहीं तक पहुँचते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़।